भी किया, इस पर बात कर लेते हैं। कराची के ताहा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच ताहा, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये एडवेंचर जो है पूरा अपनी जर्नी कंप्लीट की है। ये ख्याल आपको कैसे आया? और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करना पड़ती हैं इतना लंबा सफ़र करने के लिए, तो ज़रा बताइएगा स्टार्ट कैसे हुआ? बेसिकली देखें, शुरू तो एक ड्रीम के ज़रिए से ही हुआ था काफ़ी पहले से, लेकिन ये कि वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा ना, तो उसमें और उसके जो मकासद थे वो और उसमें ऐड होते गए। तो खाली फिर अब ड्रीम नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूट करने पे हम लोग शुरू हुए, तो हमने इसमें और पर्पस तलाश किए कि हम किस तरह से इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती रहीं। और ख़ास तौर पे जो मेरी वाइफ थी, जब मैंने उनके साथ जब जर्नी स्टार्ट करने का सोचा, तो उनका इस फील्ड से मुंसलिक होना मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। वो टूरिज़्म की इंडस्ट्री से ही मुंसलिक हैं। तो हम लोग बेसिकली एक विजन लेके निकले थे। एक तो जैसे आपने कहा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का, और ये कि जैसे सबको सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बाहर जाने में, या क्या कि लोग इतना जानेंगे नहीं या क्या। लेकिन जब आप निकलते हैं ना, और बाय रोड ट्रैवल में क्या होता है, आप डिफरेंट मुल्कों से जाते हैं, तो आप अंदरूने शहर से भी होते कि जा रहे होते हैं, मुल्क के अंदरूनी इलाकों से। तो जो छोटे इलाके हैं ना, जहाँ पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं होती, तो उनको भी पता चलता है कि भाई कैसे ये आए हैं वहाँ से, और फिर उससे आपका विजन बढ़ता जाता है, आपको क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होता है। इसी हवाले से मैं बताऊं कि पीटीडीसी जो पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो भी हमारे साथ इसमें मुंसलिक हो गए थे। अच्छा। तो ऐसे ही बस काफिला चलता रहा और वो बड़ा होते चला गया। अच्छा ताहा, मैं एक चीज़ के बारे में बड़ा क्यूरियस हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि जिस गाड़ी पे आपने सफ़र किया, वो गाड़ी आपके पास पहले से मौजूद थी या आपने सफ़र के लिए ख़रीदी थी? और दूसरी बात ये कि वो गाड़ी मतलब वो सेम गाड़ी रही एंड तक, या फिर आपने बीच में गाड़ी चेंज भी की? गाड़ी की फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जी जी बिल्कुल। नहीं, गाड़ी हमारे पास पहले से ही थी। हमारे घर पे फैमिली यूज़ में गाड़ी थी, मेरे और हमारे भाइयों के दरमियान में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। तो गाड़ी मैंने पूरे सफ़र में एक ही यूज़ करी, होंडा सिविक, लेकिन ये पहले से थी हमारे पास। अच्छा कहाँ, तो बाय रोड गए या कहीं पे आपने समंदरी रूट भी लिया या मुख्तलिफ रूट लिए क्या? कुछ ऐसे भी हुआ या थ्रू आउट आप बाय रोड कार के थ्रू गए? 95% रूट तो बाय रोड ही है। बस लास्ट में जो एक सेक्शन है फ्रांस से लेके यूके का, यहाँ पे समंदर आता है, तो यहाँ पे हमने फेरी में गए थे हम लोग अपनी गाड़ी से। अच्छा, और टोटल कितने दिन में ये सफर तय हुआ? और ये जो डेस्टिनेशंस का आपने इंतखाब किया कि कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा आपने? जी, बेसिकली टोटल ट्रिप हमारा था 60 डेज का, 2 मंथ्स का ट्रिप था ये। और जो डेस्टिनेशंस थी वो काफ़ी प्लानिंग के बाद डिसाइड करी गई थी कि किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। तो उसकी प्लानिंग में पिछले 1 साल से कर रहा था। अच्छा अच्छा। और तो पूरे वो बहुत जरूरी है। ताहा, और आपके पूरे सफर में कई ममालिक आए होंगे, सबसे ज्यादा वेलकमिंग मुल्क कौन सा था और सबसे यादगार लम्हा क्या था इस पूरे ट्रिप का? वेलकमिंग हमें ईरान बहुत वेलकमिंग लगा था, क्योंकि ईरान के बारे में परसेप्शन थोड़ा सा डिफरेंट था। हमारी अपनी फैमिली को भी काफ़ी उसमें शक व शुबात थे कि हम लोग ईरान से कैसे जाएंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, या ईरान का जो जहनों में हमारे बैठा हुआ है ना, वो थोड़ा सा इमेज डिफरेंट है कि वहाँ पे हालात किस तरह के होंगे या क्या होगा। लेकिन ईरान वॉज वेरी वेलकमिंग फॉर अस। तकरीबन हमें 15 दिन हमने वहाँ स्टे किया, और हमारा दिल नहीं चाह रहा था वहाँ से छोड़ने का। जो मेहमान नवाजी थी हर एक की, लोकल्स की, या जिसको भी गाड़ी दिखती थी उसको कि भाई ये बाहर से आया है बंदा, कैसे आया है, तो वो यहाँ तक थी कि लोकल्स हमें अपने घर में इनवाइट कर रहे थे बाकायदा। अच्छा, तो जो लास्ट आपकी डेस्टिनेशन थी लंदन, सुना वहाँ पे आपको टिकट भी लग गया, तो वो आप तो बिल्कुल ही लंदन वालों की तरह ही बिहेव करने लगे वहाँ जाके, आप हुआ क्या? ये नहीं, बेसिकली वो टिकट नहीं था, वो संडे का दिन था। मैंने कहा वो शायद नो पार्किंग फ्री है उस दिन, लेकिन ये कि वो फॉरेन गाड़ी थी तो उन्होंने उसमें वार्निंग का नोटिस लगाया था, उसमें वो टिकट नहीं था। मुझे पता नहीं था वो 1 आवर की फ्री पार्किंग थी, उसके बाद जो है उसका पे करना था टिकट। लेकिन वो मैंने पे नहीं किया था, तो इसलिए उन्होंने वार्निंग का नोटिस लगाया था उसमें। और ताहा, क्या चैलेंजेस थे वैसे? अगर हम चैलेंजेस के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली आपके साथ फैमिली थी, छोटा बच्चा था, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या चीज थी इस पूरे ट्रिप के अंदर? देखिए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो थी वो मैं बताऊं तो प्लानिंग फेज था। और मैंने और मेरी वाइफ ने ये चीज़ें डिसाइड करके प्लान किया था कि भाई बच्चा साथ में है, फैमिली साथ में है, तो हमारी ये कोशिश थी कि रात में हम लोग ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करें अंधेरे में, दिन के टाइम पे ड्राइव करें, और ड्राइव्स भी बहुत लंबी ना हो। ऐसा नहीं कि मैं 12 या 13 घंटे एक दिन में ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने ड्राइव्स रखी थी ऐसे 5 आवर्स 6 आवर्स अ डे, और वो भी डे लाइट में ट्रैवल होता था, और डिस्टेंसेस भी इस तरह से उसके आइटिनरी डिज़ाइन की गई थी कि जो नेक्स्ट शहर है वो वहाँ पर हम रुकें, फिर साइट सीइंग करें,
और लेकिन रास्ते में हम लोग स्टॉप्स लेते रहते थे, तो बच्चा भी उसमें ज़्यादा, मेरा बेटा जो है अमीन, वो भी इतना ज़्यादा उलझता नहीं था, उसको बहुत मज़ा आया इस चीज़ में। और तहा ये बताइएगा, जाहिर है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो जो बॉर्डर क्रॉसिंग होता है वो भी एक बड़ा मरहला होता है, तो उसमें तो कोई मुश्किलात नहीं आई, वो कैसे आपने तय किया? और लैंग्वेज बैरियर कहीं आपने फील किया, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज गए जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है? जी, बॉर्डर क्रॉसिंग का ये है कि जो 2 मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग थे जिनमें थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं थी। एक पाकिस्तान और ईरान वाला, क्योंकि वहाँ पे भी इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है अभी ट्रैवलर्स के आने की पाकिस्तानी गाड़ी लेके, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था करने में। और इसी तरह से फिर ईरान टर्की वाले में भी थोड़ा सा 1-2 घंटे लगे थे, लेकिन इसके बाद के जो आगे बॉर्डर्स थे उनमें जो है कोई भी मसला नहीं हुआ। यूरोप के अंदर तो वो खाली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड देखते हैं और उसके बाद जो है वो आपको एंट्री दे देते हैं। दूसरा जो आपने लैंग्वेज का कहा, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। हमारी कोलैबोरेशन हो गई थी एक कंपनी से, क्लाउड स्टैक के नाम से, उनकी एक ट्रांसलेटर एप्लीकेशन है बायलिंगो के नाम से, तो वो ना रियल टाइम कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट कर लेती है लोकल लैंग्वेज में। वो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हुई कि हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते थे उर्दू, और जो सामने वाला बंदा है उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करते थे, तो रियल टाइम कॉन्वर्सेशन उन लोगों से चल रही थी, तो उसमें उनको भी आसानी हो रही थी, हमें भी। जबरदस्त। और टोटल इस पूरे ट्रिप पे कितना एक्सपेंस आया आपका, अगर आप बताना चाहें तो? टोटल एक्सपेंस जो है वो तकरीबन, मेरा एस्टिमेट जो लगा है वो 2.5 मिलियन PKR के करीब है। अच्छा, और आप तो इतने मुल्क गए, तो क्या सब जगह पाकिस्तानी खाने खाए या फिर वहाँ की भी डिशेस टेस्ट की, ट्राई की, तो कुछ अच्छी भी लगी? कोई हमें बताएं, हमें भी अगर जाना हो तो हम भी फिर वही डिश ट्राई करें। नहीं, ईरान में हमने लोकल डिशेस ट्राई करी, टर्की में भी लोकल डिशेस ही ट्राई करी थ्रू आउट। ईरान के खाने बहुत मज़ेदार हैं, वैसे थोड़ा सा हमारे लिए नमक मिर्च में कम होते हैं, लेकिन ये कि वैसे मज़ेदार हैं। उसके बाद जब हम इटली आ गए थे, तो इटली नहीं, यूरोप की साइड आ गए थे, तो फिर वहाँ पे हलाल खाने का थोड़ा सा चक्कर रहता है। तो हमारी कोशिश थी कि फिर पाकिस्तानी या जैसे अरबिक रेस्टोरेंट्स या देसी रेस्टोरेंट्स उनमें जाके खाएं, लेकिन ये कि हमने कोशिश करी कि हम लोकल खाने भी ट्राई करें, वो बड़े मज़ेदार होते हैं हर जगह के। अल्बानिया का खास तौर पे हमने जब वहाँ के खाने खाए तो वो बड़ा मज़ेदार था, और उसमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपने पाकिस्तान से कुछ मुंसलिक है उनके खाने जो है ना। क्या बात, वो बड़ा मज़ा आया उसमें। मतलब स्पाइसी थे? स्पाइसी थे जी, स्पाइसी भी थे और टेस्टफुल थे काफी ज्यादा, जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना, इस तरह के। और ताहा, अगर कोई नौजवान ऐसा थ्रिलिंग एडवेंचर करना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इनिशियल क्या स्टेप्स हैं? इनिशियल तो शौक होना चाहिए सर, वो सबसे जरूरी है। अच्छा, परमिशंस के हवाले से, वीजास के हवाले से, क्योंकि 11-12 ममालिक हैं, तो उस हवाले से जरा गाइड कीजिएगा। ममालिक काफी हैं। वीजास के हवाले से देखें, शेंजन एक वीजा होता है यूरोप का, आपको पता होगा, वो पूरा यूरोप कवर कर लेता है आपका। अब जब हमने शेंजन वीजा लिया था, उसके बाद ये कि यूके का वीजा अप्लाई किया, ये 2 वीजा मेजर थे, इनकी बेसिस पे टर्की का वीजा मिल जाता है, और फिर लास्ट में जो है ईरान का टूरिस्ट वीजा लिया था। तो बस ये वीजा तो 4 ही हैं, लेकिन जो एक मेन चीज है वो गाड़ी के लाने के लिहाज से ना, गाड़ी का एक डॉक्यूमेंट बनता है कार्नेट दी पैसेज के नाम से, वो लाहौर में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफिस है, वहां से आपको बनवाना पड़ता है। अच्छा। जो कि ईरान की रिक्वायरमेंट है कि ये उसमें बेसिकली ये होता है कि गारंटी हो जाती है कि आप गाड़ी जो है मुल्क में अपने वापस लेकर आएंगे और वहां पे बेचेंगे नहीं। ठीक, ये जरूरी डॉक्यूमेंटेशन। और आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा? इंटरनेशनल, जी, इंटरनेशनल लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है, आपका लोकल लाइसेंस होना चाहिए साथ में, उसकी बेसिस पे इंटरनेशनल लाइसेंस आप अपने साथ कैरी करेंगे, वरना आपको वो ट्रैवल नहीं करने देंगे। So, जो ड्राइविंग कहीं पर लेफ्ट है कहीं पर राइट है, तो उसमें तो इशू नहीं हुआ आपको? ड्राइविंग तो मेरी देखें सारी ऑपोजिट रूट पे रही। जैसे ही पाकिस्तान से निकले थे, ईरान से लेके और फ्रांस में जब तक हम थे, पूरी टाइम हम लोग राइट हैंड साइड पे ड्राइव कर रहे थे रोड के। लेकिन ये कि वो एक दफा जब आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो आपका माइंड ऐसे ट्रेन हो जाता है कि भाई अब तो आराम से इसी साइड पे मुझे ड्राइव करनी है, तो वो फौरन ही हम लोग उससे यूज टू हो गए थे, इतना मसला नहीं हुआ। बल्कि उसके बाद 2 महीने के बाद लंदन आके थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि लंदन में हमारे यहाँ पाकिस्तान वाली साइड पे होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। लंदन में आपको पाकिस्तानी भी बहुत मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच ताहा, बहुत शुक्रिया। और आपने अपनी जर्नी आपकी बड़ी जबरदस्त भी रही, सुन के हमें खुशी भी, और साथ में जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो वो भी लोगों के लिए बड़ी वैल्यूएबल है।